जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंसते जो रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, एक वर्ड है ना जिसे माइथोलॉजी में, हाँ माइथोलॉजी में जिसे फिनिक्स बर्ड कहते हैं। फिनिक्स की उम्र बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन अब इसका अंत आने वाला होता है, जाती है एकदम से, तोता मारती है और आग में बस, उसके बाद फिर आग में से निकल के आ जाती है। ये उस बर्ड का कमाल है, फिनिक्स उसे कहते हैं। और राज कपूर मेरे लिए एक फिनिक्स बर्ड की तरह, उस इंसान को जगह जगह पे हादसों का सामना करा। पहली ही फिल्म आग बुरी तरह पिटी, लोगों ने कहा राज कपूर साहब बांधो बिस्तर अपना, तो आपके बस का ये काम नहीं है। अगली फिल्म बरसात हिट, उसके बाद आवारा सुपर हिट, उसके बाद फिर आह पिक्चर जो है वो पिट गई। राज कपूर उठने वाले इंसान को, और इसके बाद फिर स्त्री 400। क्या कमाल का इंसान, क्या जज्बा है। संगम बना के दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में बैठे बैठे यूरोप को देख लो, कलर्ड फिल्म खूबसूरत अंदाज में बनी, फाइटर है। और जिसे कहते हैं ना कि हर समस्या को सिंगों से पकड़ करके वो इंसान जीतता है। लेकिन फिर 1970 में जोकर का पिट जाना दुखदाई है। जोकर में तो सभी कुछ था जो कामयाबी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पब्लिक है ना, या छुट्टी कर दी तो फिर सूखे पत्तों की तरह से पड़ा रह जाता है, इंसान कितना भी कामयाब क्यों ना हो। और राज कपूर तो कहते रहेंगे, इसके सिवा जाना कहाँ जाना, इसके सिवा रहना यही है। पिट गई। इतने उदास हुए थे, सर पे दोस्तों के कांधे पे सर रख के रोया करते थे रातों को। कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बताया, चश्मदीद लोग। उठ खड़े हुए, उठो अर्जुन उठाओ अपना गांडी और चल दो। और फिर उन्होंने बनाई एक बड़ी ऑर्डिनरी सी फिल्म जिसका नाम बॉबी, बड़ी ऑर्डिनरी। जोकर से उसका क्या मुकाबला। और ये फिल्म सुपर डुपर ऊपर हिट। राज कपूर को इतना पैसा मिला कि जितना नुकसान उन्हें हुआ था, लेकिन आर्टिस्टिकली भी मैं भी कहता हूँ मेरा नाम जोकर का कोई मुकाबला। तो फिनिक्स बर्ड है, आग में कूदता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उठ करके चल देता है। ये है हमारा हीरो जिसे हम राज कपूर के नाम से जानते हैं। शूल भी मिले, फूल भी मिले, राज कपूर को फर्क नहीं पड़ा, बस वो चलते रहे। ऐसे कलाकार को कितनी बार भी मैं याद करूं। ये जो दरख्तों की कतार है, ये तो बिल्कुल एकदम से इतनी पोइटिकली या आर्टिस्टिकली आपको ये सोचने पे मजबूर ही कर देती है कि उस महान कलाकार के बारे में कहते चले जाओ। कभी सूखे पत्ते हैं उसकी ज़िंदगी में, और कभी हरियाली है, कभी सुनसान रास्ते हैं। राज कपूर तो राज कपूर ही रहते हैं, ये कमाल है। सूनी डगर का एक सितारा, झिलमिल झिलमिल रूप तुम्हारा, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। भाई कुछ तो ज़िंदगी में होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से दिल लगे।
और दिल लगता है तब जब जिंदगी में मोहब्बत मुस्कुराती गुनगुनाती चहचहाती है किसी की आमद से, और सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ जाती है जब किसी की आमद जिंदगी में हो जाती है। सूने वीरान से इलाकों में इन दरख्तों के साए तले ये सूखे पत्ते जताते हैं कि जिंदगी का एक सच अगर वो है तो एक सच ये भी है। दोनों समय जो हैं उन्हें मुस्कुराते हुए बिताना, ये तय। एक गहरा रिश्ता जब टूटता है दुख तो बहुत होता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी ही सिखाती है कि चलते जाना है और कोई रास्ता है नहीं। और राज कपूर की जिंदगी में ही ऐसा हुआ। इस रिश्ते से बाहर आने के बाद वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जुट गए जिसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है, और ये एक बड़ी ही कमाल की फिल्म तो बन गई, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी बातें मुझे याद आती हैं। अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे दौराहे पे पहुंच जाता है जहां से आगे जाने के लिए उसे सोचना पड़ता है रास्ता ये लूं या वो लूं, और फिर ऐसे में अंतर्मन जो है कुछ कहता है। ऐसा ही एक सीन मुझे फिल्म जिस देश में गंगा बहती में दिखाई देता है। राजू बड़ा ही सिंपल कैरेक्टर है। डाकुओं से कहता है कि सरेंडर कर दो, तुम्हें इत्मीनान से रहने की जगह दी जाएगी समाज में, और पुलिस से कहता है कि देखो इनको ज़्यादा परेशान मत करना, भटके हुए लोग रास्ते पे आ रहे हैं। और इसी तरह एक जगह वो बैठा होता है, एक बड़ा फैसला करना है, वो करे तो क्या करे, और बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है मुकेश साहब की। शब्द तो कबीर के हैं। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख, जीवन मरण विचार कर पूरे काम सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। राजू को दिशा मिल जाती है, उसके मन का संशय समाप्त होता है। जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ से शांति शुरू होती है। बस यही राज कपूर की ज़िंदगी में भी हुआ। और कबीर का ये दोहा मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा भाता है, इसमें एक गुजरा हुआ दौर याद आता है। जो होना होता है वो तो होता है, लेकिन रास्ता अपना खुद ही साफ करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। मैं बातें कर रहा हूँ इन दिनों राज कपूर के लिए, उनकी जन्म शताब्दी बरस में। चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना ख़ास फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख चैन इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाज़िर को खोजता फिरता हूँ और जबकि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे
दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। अरे चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल थे, बेमिसाल। एक टोली बन गई थी जिसके मुखिया राज कपूर थे, और उस टोली में तरह तरह के कलाकार मौजूद थे। नरगिस शुरू के दौर में, फिर बदलती हुई हीरोइंस और बहुत सारी, शंकर जयकिशन, हसरत साहब, और फिर शैलेंद्र जी, और अलाउद्दीन खान साहब उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, और राधू कर्माकर कैमरामैन। एक टोली सी बन गई थी। और अलग बात ये रही कि वो तो आते जाते रहते थे, जो उनके जिन्हें हम कह सकते हैं कि साइड हीरोज़, हीरोइंस या और कलाकार। तो ये जो बरस है, इस बरस में मैं अकेले राज कपूर को नहीं याद कर रहा, मैं उस टोली को भी याद कर रहा हूँ। क्योंकि राज कपूर ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई मैं क्या था, मैं तो इन लोगों की वजह से था जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, वरना अपनी क्या हैसियत थी। तो ये एक दृश्य मुझे मिला सुबह, और मुझे यूँ लगा कि ये तो बेहतरीन एक शॉट बन गया देखते देखते, क्योंकि उस कलाकार के आसपास कितने गुणी इंसान मौजूद थे। और अकेले शंकर जयकिशन नहीं, दत्ता राम जी भी मौजूद, और सेबेस्टियन साहब भी मौजूद, और गाना गाते हुए, मैं आशिक हूँ बहारों का। इन सभी के मन में इतनी सम्मान थी राज कपूर के लिए कि जब ये लोग कुछ कहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो एकदम जो बन के तैयार होती थी वो एक कमाल की फिल्म ही होती थी। और आते रहते थे अन्य कलाकार भी, और जाते रहते थे, राज कपूर वहीं के वहीं रहते। दुख हुआ देखकर कि RK स्टूडियो जो इतनी मोहब्बत से बनाया था राज कपूर ने नरगिस के साथ मिलकर, उसकी हैसियत ही ख़त्म हो गई, उसका वजूद ही ख़त्म हो गया, और बस यादों में हमारे बसता है ये RK स्टूडियोज़ और उसकी अपनी पूरी टोली। तो देखिए ये इनफरादियत, देखिए उस आर्टिस्ट की, उसे मालूम था कि इन सबको साथ लेकर के वो कमाल करके दिखाएगा, और वो कमाल करके दिखाता था। वो इंसान जिसका नाम था राज कपूर। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। ये पंक्ति शैलेंद्र जी की इस पूरी ही टोली पे सही बैठती है, क्योंकि ये पूरी टोली दुनिया से जा चुकी है, जिसे मैं RK टोली के नाम से पुकारता हूँ। राज कपूर बचपन से ही मेरे मन में बसे थे, चूँकि उनके गीतों को मैं गाता था, और मुझे लगता था कि ये कलाकार कभी मिल पाऊंगा क्या इनसे। मुझे लगता था, मन में रहती थी एक ख्वाहिश उनसे मिलने की। और जैसे कहते हैं कि सपनों में दमखम हो तो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और 13 अप्रैल 1988 को मित्र कंवलजीत और अनुराधा पटेल जी का विवाह हुआ। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि दिल्ली से बुलावा आ गया कंवल जी साहब को कि भाई आपकी शूटिंग है इस सीरियल की, आइए। कंवल जी दिल्ली पहुंचे तो हम भी दिल्ली पहुंचे। 2 मई 1988 का दिन था। कंवल जी शूटिंग कर रहे थे लोधी गार्डन में, मैं उनके साथ था। लगभग 1-2 बजे के करीब एक इंसान आया, उसने एक इनविटेशन कार्ड कंवल जी साहब को दिया। वो शूटिंग कर रहे थे और मैं अलग फासले पर बैठा। कंवल जी ने मुझे आके कहा, लो भाई ये कार्ड रखो और जाके मिल लो राज कपूर से। मैंने कहा वो कैसे? कहते सीरी फोर्ट में आज नेशनल अवार्ड दिए जाने हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो राज कपूर को दिया जाना है, जाहिर है वो आएंगे ही, जाओ। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप नहीं जा रहे? कहता यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है, आप जाओ। मैं थोड़ा अनमना सा भाई, कहीं कार्ड चेक हो गया
फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड है पहली 3-4 लाइन में। खैर एनी हाउ मैं 4 बजे चल दिया और पहुंच गया। जाकर मैंने देखा कि वो पहली पंक्तियों में ही फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड होने की वजह से मुझे जगह मिल गई। सेंटर में कॉर्नर सीट मैंने ले ली, आगे से चौथी लाइन में। भाई क्या कहूँ, सारे ही सितारे ज़मीन पे उतरे हुए थे। शर्मिला टैगोर दिख रही हैं, वही दरमान दिख रहे हैं, गुलजार साहब दिख रहे हैं, कमला हसन और सारिका पास में बैठे हुए थे बिल्कुल ही। और एनीबडी हु इज समबडी वाज देयर। फिर आए राज कपूर साहब, और जब राज कपूर साहब मेरे पास से गुजरे तो मैंने इनको पहली बार ज़िंदगी में देखा, यानी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई उनको देखने की। अब वो जाकर के पहली पंक्ति में बैठे और उधर से फोटोग्राफर्स ने जो तस्वीरें खींचनी शुरू करी, बड़े बड़े बल्ब ठक 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 ठक, राज कपूर ऐसे करने लगे, नहीं 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 डोंट डू इट। लेकिन कौन मानेगा। और थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हुआ और राज कपूर की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। तबीयत इतनी ख़राब हुई उन्हें पंप दिया गया लेकिन नहीं बनी। राष्ट्रपति ने देख लिया वहाँ से, मेरे ख्याल से वेंकट रमन साहब थे, उन्होंने कहा, बुलाया उस कॉम्पियर को जो वहाँ पे कंडक्ट कर रही थी प्रोग्राम को। सरला माहेश्वरी थी, डीडी टीवी की बड़ी मशहूर और खूबसूरत एंकर। वो आई, उन्होंने राष्ट्रपति से कुछ कही, राष्ट्रपति ने प्रोग्राम को बीच में रोका गया और अनाउंसमेंट हुआ, राज कपूर साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ रोकते हुए हम दादा साहब फाल्के बीच में ही राज कपूर साहब तक पहुँचा रहे हैं। राष्ट्रपति वहाँ पहुँचे, सब उठ के खड़े हो गए, पीछे वालों को मालूम नहीं क्या हो रहा है, मैं बराबर में बैठा था, मैं भी उठ के खड़ा हो गया, मैं और करीब चला गया। राज कपूर साहब के चेहरे पे ज़बरदस्त पसीना, बड़ी तकलीफ़, और राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार दिया। और इसके बाद में दो दोस्तों के कंधे पे यूं हाथ रख के राज कपूर बाहर निकले। मैं सेंटर सीट पे था, मैंने हाथ जोड़ा राज कपूर साहब की तरफ, उन्होंने मेरी तरफ देखा। सफ़ेद को सूट था उनका, लाल टाई थी, नीली आंखें थी, इतना बड़ा चेहरा खूबसूरत। ओह, मैंने सोचा आज देख भी रहा हूँ मैं राज कपूर को तो किस हाल में। और बेहिस्सी आंखें, बाहर गए, कौमा में चले गए। ये था 2 मई 1988 और इसके बाद 2 जून 1988 को राज कपूर की दुनिया से रुखसत हो गई। तो वो जो कहते हैं ना कि आधा अधूरा सा मिलना भी हुआ, तो ऐसे मौके पे जब वो उनकी तबीयत इतनी खराब थी। तो मैं याद कर रहा हूँ राज कपूर साहब को। इन सुनसान वीरान वादियों में आके भी मुझे उस इंसान की जो फिल्म्स हैं वो याद आती हैं। मैं इस वक्त जमुना के किनारे खड़ा हूँ। जमुना यानी गंगा जमुना, आपने सुनी है ना, गंगा जमुना। आप कहेंगे जमुना कहाँ है? अरे जमुना, ये जमुना ही है भाई। इस पानी को इसलिए रोक दिया गया है, वो सामने बैराज है, उसके पीछे हरियाणा है, इधर हिमाचल है, और इधर देखें तो ये आपका उत्तरांचल है, और उधर है उत्तर प्रदेश। 4 राज्यों को जोड़ती हुई सीमाओं पे मैं आ गया हूँ और ये यमुना है। मुझे याद आ रहे हैं राज कपूर और उनकी ज़िंदगी के न जाने कितने सारे किस्से। मैं बनाऊंगा, ये बना लेते हैं, एक ही बात है, उसमें कंसल्टिंग ही पड़ता है। वीडियो चलाओगे ये खोलना पड़ेगा, सीढ़ी हटाना है, ये यहाँ पे रखूँगा। शाबाश, चल भाई धीरे धीरे चलना, तो आराम से चलिए, आराम से, कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि आराम से इधर यमुना है और इधर खूबसूरत हमारे मन में राज कपूर साहब हैं। होंगे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर आ बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी। मैं याद कर रहा हूँ राज कपूर को, क्योंकि ये उनकी सेंटिनरी है, उनका शताब्दी वर्ष है, और इसलिए इस गीत को मैं यहाँ ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि राज कपूर ऐसे ही मस्त इंसान थे। पहली फिल्म आग का गाना तो कोई बड़ा मस्त नहीं था, लेकिन आवारा से शुरू हुआ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। और अब जो उनकी पूरी टोली है, आपकी
टोली के अंदर अब अलग अलग तरह के कलाकार आ चुके हैं। शंकर जयकिशन मौजूद हैं और शैलेंद्र संतोष मौजूद हैं और मुकेश साहब तो विषय मौजूद हैं और अलग अलग तरह के गीतों को जो पिक्चराइज किया वो राजू कर्माकर ने किया। और वो दौर इस तरीके का था कि उसमें हम इन गीतों को सब कुछ सीखा। राज कपूर का जो अपना एक स्टाइल है उसमें शंकर जयकिशन पूरी तरह से बैठते। ज़्यादातर गीत जो यमुना का किनारा है और मैं बेंगलौर वासियों को खास तौर से दिखा दूँ कि तुम लोगों को समझ नहीं आने का कि गंगा और यमुना का महत्व उत्तर भारत में कितना ज़्यादा है। कल मैंने गंगा के बारे में इतनी बातें की ऋषिकेश में, आज मैं यहाँ आकर के यमुना को गीता पेश करूँ और राज कपूर को। तो आज ये देखिए, अगर मैं उतरूंगा ना तो ऊँट का भरोसा किस करवट बैठेगा उसका पता कुछ नहीं लगता। तो ऊँट किस करवट बैठे मैं इसका इंतजार करूंगा, फिर मैं उतरूंगा और राज कपूर के बारे में कुछ और बातें कहता चला जाऊंगा। हाँ भाई, मेरे ख्याल से उतर लेते हैं। शुक्रिया। ओके, लगा दो सीढ़ी। बस हो गया काम, डन डन। फोटो 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 फोटो। बड़ी बड़ी कमाल और इस सवारी के लिए जैसे ये राजस्थान में नहीं होता है, लेकिन यहाँ राजस्थान यमुना का किनारा है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस ऊँट की सवारी को करते हुए। बड़े अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है और ये अक्सर राजस्थान के अंदर जब हम जाते हैं तो कदम कदम पे ये दिखाई देते हैं। रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहते हैं। तो ऊँट पर पहले भी सवारी की, लेकिन पहली बार मैं देवानंद साहब को याद कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मुसाफिर जाएगा। आज मैं राज कपूर को याद कर रहा हूँ। कितना कुछ कह देने के बाद भी वो एक समंदर है राज कपूर। उनकी फिल्में देखिए, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डायरेक्शन और उनकी टोली जिसे कहते हैं, वो बड़ी कमाल की बात है। तो अब कहीं से इस यात्रा का करना चाहिए ना। तो इस नौजवान बच्चे ने कहा भाई इस पर ज़रा फोकस डालना। ये देखो इसी उम्र से बच्चे काम करने लग जाते हैं तो कितनी खुशी होती है आगे जाकर के। काम आज करेंगे, बात करने की जरूरत नहीं है। राज कपूर ने भी इतनी जल्दी अपना करियर शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आज के लिए इतना काफ़ी। रुकते हैं और राज कपूर को याद। धन्यवाद। बंद कर सकते हैं। था याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा। तेरी अदा के भोलेपन पे मिट रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना। कैसे हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन? एक एक्टर कैसे कर लेता है? आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। मैं तो उस कलाकार का किसी नरगिसी नज़र को दिल देंगे हम। ये जो गाने बनते थे इन्हें मैं लगभग 60-65 बरस के बाद में गा रहा हूँ और आज भी ये उतने ही ताज़ा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज भी वो उतने ही शादाब हैं। गीतों को आप गाते रहिए, राज कपूर को आप याद करते रहिए। वो महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। दरअसल रफ़ी साहब की आवाज़ भी वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुकेश साहब तो उनमें अंतर तक कहीं बसे हुए थे। ये बात मैंने उस वक्त देखी जब शिमला में मैं 1973 में मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था। क्या दिन था, दिन थे, 2 दिन थे और वहाँ उन गीतों को याद करते हुए
जो गा रहे थे मुकेश साहब, राज कपूर हमें अपने मन में नजर आ रहे थे। और उस दिन जब सीडी फोर्ट में 2 मई 1988 को राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था, मैं उनके थोड़ा सा ही पास में 4-5 फीट के फासले पे बैठा वो हादसा देख रहा था जो राज कपूर को कोमा में ले गया और दुनिया से रुखसत हो गए। सोचो, ये कलाकार उस तरह के कलाकार हैं, ये शरीर ही इनका फना होता है, 64 की उम्र में रुखसत हो गए। लेकिन आज अगर एक जगह जंगल में आ करके एक इंसान राज कपूर और उनके कार्यों को याद कर रहा है तो भाई बात कुछ बनती है, कुछ तो इस इंसान का अपना करिश्मा है। हाँ, फिर लेटेस्ट स्टेज तक आते उन्होंने क्या किया कि वो कुछ ऐसी सोशल फिल्म्स भी बना लगे जिनके अंदर एक मैसेज था, एक पैगाम था। राज कपूर के पास क्या नहीं था। लगभग ज़्यादातर हीरोइंस के साथ में उन्होंने काम किया, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। और जिस हीरोइन के साथ भी राज कपूर ने काम किया, वहाँ उस हीरोइन को ये खुशी हुई कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति के साथ अदाकारी की, ऐसा मौका उनको मिला। तो ये है राज कपूर और उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से मुझे याद आते हैं, ख़ास तौर से ऐसे सुनसान रास्तों में। आँख से जो एक बूंद गिरी है, हर सपने का मोल यही है, हर सपने का मोल यही है। और इस घड़ी नींद क्यों टूटती, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में। हाय, याद आते हैं, बहुत याद आते हैं राज कपूर। बनाते रहना और क्या रखता है। हाँ जी, लौट फिर के फिर वही अपना आ गए हैं गुड़ लेने के लिए। और हमारे बेंगलोर के दोस्तों ने तो इसको इतना पसंद किया है कि उन्होंने कलाकंद खानी छोड़ दी गुड़ को लेकर। ओह, एकदम गर्म। और मांगेराम जी से मैंने कहा कि भाई ज़रा जो मूँगफली ज़्यादा डाल दो, तो उन्होंने बाकायदा इसको तैयार किया है और ये बड़ा लजीज होता है। जैसा आप जानते हैं गुड़ का फ़ायदा, गुड़ तो हर युग में हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, लेकिन ये फिरंगियों की चाल थी कि उन्होंने चीनी को सपोर्ट किया और गुड़ को छोड़ दिया। लेकिन हम अब लौट के फिर उसी जगह उसी बात को ध्यान रखते हुए इसका कोई क्या सिलसिला है। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को, दर्द नेहा हमारा, हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं। ठीक है, ये जो मेहनत इंसान है, इनकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको एकदम जेन्युइन चीज़ खिलाते हैं। अब देखिए, ये रस से बन के तैयार हो गया। अब ये इसका जायका अलग है। मेरा बस चले, मैं यहाँ से कुछ दिल के साथ चले जाऊँ, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं वो हमारे बैग को तोड़ते हैं। 15 किलो से ज़्यादा हुआ तो 1 किलो पे 400 रुपया एयरलाइंस ले लेती है। कोई बात नहीं, वो जाने। ये इतना हम कर लेंगे भाई, कपड़े जो होते हैं, बैग जो होता है, कम से कम 8-10 किलो गुड़ तो हम यहाँ से लेकर के जाएँ। और अभी शुरू हुआ है नवंबर में, और नवंबर का शुरू हुआ ये गुड़ जो है अब ये अप्रैल तक आ जाता है। अप्रैल तक ये चलता रहेगा। और देखिए ज़रा इन लोगों की मेहनत देखिए, रात भर काम करते हैं। सोचिए, रात भर काम करते हैं। मूंगफली भी है, तिल भी है, और ऑफ कोर्स इसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने वाला दिल भी है। दिल ही तो है। वो सामने इन्होंने काउंटर लगाया हुआ है, हमेशा यहीं से मैं गुड़ लेता हूँ। और कुछ लोग मेरे मित्र कहते रह जाते हैं, अरे यार हमारे लिए कुछ। मैंने कहा देखो भाई, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ गया वो गुड़ खा गया।
ये बड़ा लजीज गुड़ है भाई। यह शक्कर भी है, शक्कर के बारे में भी अभी बताया इन्होंने कि इतनी अच्छी शक्कर अभी निकाली है। तो दिक्कत वही है, अगर ज़्यादा हो गया वज़न तो भाई 1 किलो पे 400 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितना हो सकेगा उतना ले जाएंगे, दोस्तों मित्रों को खिला देंगे। अभी नवंबर की शुरुआत से बनना हुआ है शुरू, और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत मेहनत है दोस्तों। माय बेंगलोरियन फ्रेंड्स, गेट अवे फ्रॉम शुगर एंड गेट बैक टू गुड़, व्हाट यू कॉल जैगरी। जैगरी कहते हैं ना उसको, तो जैगरी पे आ जाओ लौट के फिर से और मज़े लो, अपनी सेहत ठीक रखो। गुड़ है तो सेहत ठीक है, और शुगर तो वैसे भी आप जानते ही हैं, वाइट शुगर तो वैसे ही समझदार लोगों ने बंद कर दिया है खाना। वाह, ये है उत्तर भारत का गुड़, लजीज लजीज। और शक्कर भी है भाई, शक्कर भी है। वो एक हमारे यहाँ कहावत है, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। क्या क्या कमाल है भाई उत्तर भारत का, क्या कहना। सर्दी शुरू होने वाली है, अभी हुई नहीं है, और सर्दी शुरू होने से पहले ही गुड़ का आ जाना एक सुखद अनुभव है। ये देखिए, ये रस गन्ने के रस से इस तरह से ये इसे पकाते हैं और फिर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ इसके पीसेस करते हैं और फिर ऐसे आप खाते हैं। हर तरह की ज़िंदगी जी लेने के बाद, जिसमें दौलत, शोहरत, रोमांस, विरह सब कुछ था, और एक बात समझ में आई राज कपूर के कि ये भौतिकवाद तो सुख नहीं दे सकता, और इसलिए वो ऐसे एक मेंटल फ्रेम में आए जहां एक फिल्म उन्होंने बनाई, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिंदगी के कोलाहल में चैन मिल नहीं सकता जब तक आप एक ऐसी ज़िंदगी का साथ ना ले लें जिसे हम भक्ति से जोड़ते हैं, और फिर उस भक्ति के बाद उसकी अभिव्यक्ति के लिए और महापुरुष भी आते रहे, और इन सब ख़ैरात को अपने मन में उतारते रहे राज कपूर। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस बरस उनकी सेंटिनरी में मैं सोचता हूँ, भले ही लोग उन्हें कहते रहें कि वो ग्रेटेस्ट शोमैन है या उससे बड़ा एक इंसान फिल्म मेकर है, नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इस रूप में जजमेंटल होता भी नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी के हर हिस्से पे राज कपूर की निगाह रहती थी, और इसीलिए मैं कितनी ही बार याद कर लेने के बाद भी राज कपूर को याद कर रहा हूँ। तो सत्यम शिवम सुंदरम उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ है जहाँ उन्होंने कई परिवर्तन किए, और उसके बाद ये फिल्म उनकी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन है, टर्निंग पॉइंट है। और यूँ भी हमारी भारतीयता में ये तो सत्य है ना कि सत्यम शिवम सुंदरम। और कुछ बातें करता रहा हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि राज कपूर तो एक विशाल समंदर है, जितना उतरते जाओगे उतना गहराई पाते जाओगे। प्राचीन भारत की जो महत्व है वो इस बात में है, वहाँ सुरक्षा बड़ी मजबूत होती थी, द्वारपाल होते थे, और उसके अलावा जासूस होते थे, किसी बाहरी आदमी को आने का मौका नहीं मिलता था। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी किया गया। उत्तर प्रदेश में ये इसलिए किया गया है कि हमारा जो ज़िला है सहारनपुर, इसके जितनी तरफ से भी किसी राज्य से हम आते हैं, वहाँ ये द्वार, और ये द्वार प्रतीक है इस बात के कि कोई अनवांटेड इंसान अंदर ना आए।
धीरे धीरे सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे यहाँ पर आना जाना ऐसे ही नहीं होगा, सोच के आना पड़ेगा। ये हर कोने पे शहर के इस द्वार को बनाया गया है और इतने मजबूत स्तंभ हैं ये, ऐसा लगता है जैसे चाणक्य का जमाना, जैसे मगध की एम्पायर हो। ये खूबसूरत काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो बहुत अच्छा है। मजबूत पिलर्स हैं, आइए जाइए। इसके आगे उधर हरियाणा शुरू हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश। तो ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। बहुत मजबूत बना है।